Hello friends, today I will be talking about definitions in IBC. IBC में definitions बहुत हैं, ज़बरदस्त. Part 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर में definitions हैं. Part 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सनस में हैं definitions. Part 3 में भी हैं which relates to इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म. सो जब भी आपको IBC करना है, स्टार्ट करना है, पढ़ना है, तो डेफिनेशंस को पहले अच्छे से लर्न करें. बिकॉज टिल द कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आर क्लियर इन योर माइंड यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड IBC. कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो पहले ही समझ लेना ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट स्टक अप वाइल रीडिंग IBC. अब आप देखिए, इनिशिएशन डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, लिक्विडेशन डेट, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट. There is a little difference among all, but makes lot of sense. You have to study all the definitions minutely. Initiation date क्या बोलती है? Initiation dates mean the date on which a financial creditor, corporate applicant, or operational creditor, as the case may be, makes an application to the adjudicating authority for initiating CIRP. That is corporate insolvency resolution process. So make an application. इसमें initiation date में make an application है. application सिर्फ डाली जाती है. make an application फाइल की जाती है. whereas insolvency commencement date में क्या है? insolvency commencement date. commencement का मतलब ही आप समझ जाइए शुरू कब हो जाती है insolvency. Insolvency commencement date means the date of admission of an application for initiating CIRP by the adjudicating authority under section 7, 9 or 10 as the case may be, provided that where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting the application under section 7, 9 or 10, the insolvency commencement date shall be the date on which such interim resolution professional is appointed by the adjudicating authority. क्या मतलब हुआ इसका? वैसे तो उन्होंने बोल दिया इंसॉल्वेंसी तब कमेंस होगी जब डेट एडमिशन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी. क्लियर, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. बट where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting the application, then the insolvency commencement date shall be the date on which such IRP is appointed by the adjudicating authority. IRP means interim resolution. interim क्योंकि प्रॉपर CIRP अभी शुरू नहीं हुई है. अब जब एडमिशन हो जाती है एप्लीकेशन की तो कुछ तो स्टार्ट करना ही है प्रोसीजर. तो इसीलिए adjudicating authority within 14 days of insolvency commencement date appoints IRP, interim resolution professional. जो प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर अपनी फर्स्ट मीटिंग में 66% ऑफ वोटिंग से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं. या तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं 66% वोटिंग से, या फिर एग्जिस्टिंग IRP जो होता है उसी को एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो अपॉइंट कर लेते हैं. सो इसीलिए IRP पहले अपॉइंट हो जाता है विद इन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में. जैसे ही इंसॉल्वेंसी कमेंस शुरू हो जाती है तो IRP अपॉइंट हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट? Liquidation commencement date means the date on which proceedings for liquidation commence in accordance with section 33 or section 59 as the case may be. Liquidation commencement means the date on which proceedings for liquidation commence in accordance with section 33 or section 59 as the case may be. Right? Now जो भी मिलती जुलती डेफिनेशंस हैं उनको इकट्ठा करके आप कंपेयर करें, याद करिए, ताकि आपके माइंड में जो डिफरेंस है इनमें वो बैठ जाए. ठीक है, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे और देर तक आपको याद भी रहेगा, एग्जामिनेशन डेट तक आपको याद रहेगा. नाउ कम टू
सपोज फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एंड कॉर्पोरेट गारंटर, कितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं, बट ये फ़र्क बहुत है इन तीनों में। और जब तीनों को कंपेयर करके इकट्ठा करके आप राइमिंग करके इनको लर्न करेंगे तो आपको बाद तक ये याद रहेंगी ये डेफिनेशंस कि कॉर्पोरेट पर्सन कौन है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है और कॉर्पोरेट गारंटर कौन है। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? कॉर्पोरेट पर्सन, एक मिनट। कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कंपनी as defined in clause 20 of section 2 of Companies Act 2013, comma, a limited liability partnership as defined in clause N of subsection 1 of section 2 of Limited Liability Partnership Act 2008, or any other person incorporated with limited liability under any law for the time being in force, but shall not include any financial service provider। अब इसमें आप देखिए कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो छोटा छोटा लिखा गया है, कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट, नॉट IBC, याद रखिए। क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट, जब आप नोट्स बनाएं तो ये प्लीज़ लिखिए उसमें कॉर्पोरेट पर्सन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। LLP का देखिए कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है उसमें, फिर वो सेक्शन भी पूछते हैं कि ये कौन से सेक्शन में है। LLP एज डिफाइंड इन क्लॉज N ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ LLP एक्ट 2008। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपको अच्छे से याद करने हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन आप इसको अच्छे से याद कर लें। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। नो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहाँ है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एक मिनट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जस्ट ए मिनट। कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट means a corporate debtor or a member or partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process under the constitutional document of the corporate debtor, or an individual who is in charge of managing the operations and resources of the corporate debtor, or a person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor। सो देखिए अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट एक याद रखिए कि जो एप्लीकेंट कभी भी कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन देता है, कहीं फाइल करता है, तो हम बोलते हैं ना कितने एप्लीकेंट्स की आ गई हैं एप्लीकेशंस। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट से आप यही समझिए कि जो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। So corporate applicant means corporate debtor himself or a member or partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for CIRP, or an individual who is in charge of managing the operations and resources of the corporate debtor, or a person who has the control and supervision over the financial affairs। So ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल एकदम तरीके से, नहीं तो भूल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स बनाने हैं, लिखने हैं, तभी ये आपको अच्छे से याद होगा। अब ये देखिए, ये कॉर्पोरेट गारंटर है। कॉर्पोरेट गारंटर कौन होता है? कॉर्पोरेट गारंटर मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन हु इज़ द श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू ए कॉर्पोरेट डेटर। Means a corporate person who is a surety in a contract of guarantee to a corporate debtor। ये तो हो गया कॉर्पोरेट गारंटर। अब जहाँ पे पर्सनल गारंटर है, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गारंटर एंड पर्सनल गारंटर? पर्सनल गारंटर इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर मीन्स एन इंडिविजुअल who is a surety in a contract of guarantee to the corporate debtor, right?
दैट्स द क्लियर डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गारंटर एंड पर्सनल गारंटर. कॉर्पोरेट गारंटर में कॉर्पोरेट पर्सन आएगा हु स्टैंड्स श्योरिटी, एंड पर्सनल गारंटर में इंडिविजुअल है हु स्टैंड श्योरिटी. राइट. नाउ कम टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर. ये ऐसे राइमिंग करके चलेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और जब आप आईबीसी पढ़ रहे होंगे तो भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे. फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. Right. Now what is operational creditor? ऑपरेशनल क्रेडिटर में सिर्फ ऑपरेशनल डेट का अलग बात है, बाकी सब सेम है लाइक फाइनेंशियल क्रेडिटर. ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू whom a operational debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. Right. Now what is resolution professional? An insolvency professional. ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही बनेंगे और आपको आरपी बोला जाएगा और आपको ये सीआईआरपी कंडक्ट करने का काम दिया जाएगा. सो व्हाट इज़ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द CIRP resolution process and includes interim resolution professional. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होता है, इसलिए उसको इंक्लूड किया गया है उसमें. राइट. नाउ व्हाट इज़ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट? ये तो हो गया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन हुआ? एक मिनट. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मीन्स ए पर्सन who individually or jointly with any other person submits a resolution plan. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है. ये एप्लीकेंट कुछ सबमिट कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन नहीं कर रहा बट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहा है. एप्लीकेंट मीन्स ए पर्सन who individually or jointly with any other person submits a resolution plan to the resolution professional pursuant to the invitation made under clause H of subsection 2 of section 25. Right. So resolution applicant means a person who individually or jointly with any other person submits a resolution plan to the resolution professional pursuant to the invitation made under clause H of subsection 2 of section 25. सो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको राइमिंग करके इकट्ठा करके कंपेयर करना है, उन सब में क्या क्या डिफरेंस है, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे और आईबीसी आपको अच्छे से समझ में आएगा. नहीं तो आईबीसी आपको अच्छे से समझ बिल्कुल नहीं आएगा. राइट. अब देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको अलग से भी याद करनी है. लाइक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चैप्टर 1 से मैं पढ़ रही हूँ. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट. ये कंपनी एक्ट में सेक्शन 408 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीसी पर्पस के लिए बोलते हैं. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट मीन्स NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट IBC. राइट. नाउ ऑडिटर मीन्स ए चार्टेड अकाउंटेंट. आप ये देखेंगे जो भी CAs होते हैं वही ऑडिटर बनते हैं. सर्टिफाइड टू प्रैक्टिस एज सच by the Institute of Chartered Accountant of India under section 6 of Chartered Accountant Act 1949. ये पूछा जाता है कौन से सेक्शन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन में ऑडिटर मीन्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड टू प्रैक्टिस एज सच बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. एक्ट का जो ईयर है वो भी याद रखना है आपको.
व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ये भी आईबीसी में बार बार रिपीट होता है. इन रिलेशन टू कॉरपोरेट पर्सन, constitutional document in relation to corporate person includes article of association, memorandum of association of a company and incorporation document of LLP, right? तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिस्प्यूट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्प्यूट इंक्लूड्स ए सूट or arbitration proceedings, suit or arbitration proceedings relating to the existing of the amount of debt. amount को सर्कल करिए. existence of amount of debt, quality of goods or service, goods और service की quality ये भी dispute में आता है. breach of representation और warranty, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं डिस्प्यूट में इंक्लूड होते हैं. अगर ये होंगे तो उसको डिस्प्यूट कहा जाएगा, डिस्प्यूट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. सो इसीलिए ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं प्लीज़ 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 इनको अच्छे से याद करिए. और तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी तो आपको आईबीसी पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी. और अब फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.